Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to continue our series of CS 205 that is information security. So इंशाल्लाह हमने इसमें लेक्चर नंबर 181 से स्टार्ट करना है एंड एज यू कैन सी हमारा कंट्रोल नंबर 17 जो है वो अब स्टार्ट होना है विच इज़ अबाउट सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग. ठीक है. सो इफ़ यू डू रिमेंबर हमने मिड टर्म्स में पढ़ा था कि एक सिक्योरिटी अवेयरनेस या ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए जिसको हम डिफरेंट लेवल्स पे एग्जीक्यूट कर सकें और हम लोगों में या जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के हम उनको मतलब रियलाइज़ करवा सकें कि इंफॉर्मेशन को जो है वो ऐसे सेफ़ रखना कितना ज़रूरी होता है. ठीक है. सो अब यहाँ पे उसी से रिलेटेड कंट्रोल की हमने बात करनी है और यहाँ पे अब आपने ये याद रखना है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी जो है वो कंट्रोल्स की स्टार्ट कर चुके हैं. ठीक है. तो ये फ़र्स्ट आपके पास कंट्रोल है इन द ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी. ठीक है. अच्छा, अभी आपके पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आ गई. यहाँ पे वर्क फोर्स मेंबर्स मैंने आपको जैसे पहले ही पिछली वीडियो में बताया कि जो वर्क फोर्स मेंबर्स होते हैं वो असल में आपकी कंपनी का स्टाफ है या आपके एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है. और ये जो रिपोर्टिंग एनालिटिक सिस्टम है ये आपकी एंटिटी है. ठीक है. अब ये दोनों किस रिलेशनशिप से आपस में एसोसिएटेड हैं? ये यूज़र असेसमेंट्स के आपके जो वर्क फोर्स के मेंबर्स हैं, जो आपका स्टाफ है, उसको आपने जो है वो असेस करना है. आपने उनको एनालाइज़ करना है कि मतलब क्या वो वेल अवेयर्ड हैं या वो वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और आया अगर उन्हें पता भी है तो वो डेटा को प्रिवेंट कर रहे हैं इलीगल यूज़र से या नहीं कर रहे. इसी तरह नेक्स्ट आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है एजुकेशन प्लान्स एंड ट्रेनिंग प्लान्स कि आपने वक्तन फ़वक्तन लाइक पीरियडिकली जो है वो आपने अपने स्टाफ मेंबर्स को जो है वो अवेयरनेस और एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी उनकी देनी है, उनको ट्रेन करना है. ठीक है. सो सबसे पहले आपके पास आ जाता है स्किल्स गैप एनालिसिस आपने परफॉर्म करनी है. स्किल्स गैप एनालिसिस ये है कि आपकी कंपनी में, आपकी सिक्योरिटी कंपनी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो भी आपके लाइक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी कॉम्पिटेंसीज़, जो भी एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं आपके एम्प्लॉयज़ की तरफ से, और एक तो ये चीज़ कि जो रिक्वायर्ड है और एक वो जो आपके एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं और उनमें कमी है. ठीक है. तो आपने गैप एनालिसिस परफॉर्म करना है कि क्या रिक्वायर्ड है और एम्प्लॉयज़ में क्या क्या कमी है, कि वो क्या क्या मीट नहीं कर सक रहे स्टैंडर्ड, क्या क्या चीज़ें पूरी नहीं कर रहे. तो ये स्किल्स गैप एनालिसिस में आ जाएगा कि स्किल्स में क्या गैप आ रहा है, रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, जैसे हम अक्सर वीडियोस देख रहे होते हैं. तो ये वाली आपने एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करनी है. ठीक है. फिर आपके पास आ जाता है कि डिलीवर ट्रेनिंग टू फिल द स्किल्स गैप. फिर आप पहले स्टेप में आपने देख लिया कि हाँ ये गैप, ये डिस्क्रिपेंसी, कमी मौजूद है. फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने ट्रेन करना है अपने स्टाफ को इन ऑर्डर टू फिल द स्किल्स गैप. कि अब जो भी आपने देख लिया कि वर्क फोर्स के जो मेंबर्स हैं, जो आपके स्टाफ के मेंबर्स हैं, उनमें जो है वो ये गैप आ रहा है, स्किल्स में ये कमी है. ठीक है. तो फिर आपने ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स इस तरह के कैरी आउट करने हैं जो पॉजिटिव वे में आपके वर्क फोर्स मेंबर्स को मज़ीद ट्रेन कर सकें, मज़ीद जो है वो सिक्योर और अच्छे वे में जो है वो उनको बेटर वे में गाइड कर सकें. ठीक है. फिर थर्ड स्टेप आपके पास आ जाता है कि आपने एक सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो क्रिएट भी करना है एंड देन उसको रेगुलर बेसिस पे जो है वो इम्प्लीमेंट भी करना है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी है वो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आपने ये जो पिछला ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको किस वे में आपने कम्युनिकेट करना है कि कॉन्टीन्यूस और इंगेजिंग मैनर हो, कि जो आपका पूरा स्टाफ है वो वेल इंटरेस्टेड हो और वो इस बात के लिए एग्री भी हो कि येस दे शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम. ठीक है. तो आपने एक इंगेजिंग मैनर रखना है और कॉन्टीन्यूस वे में फ्रीक्वेंटली जो है वो आपने कंसिस्टेंट रहना है. ठीक है. फिर आपके पास आ जाता है कि आपने अवेयरनेस कंटेंट को जो है वो फ्रीक्वेंटली अपडेट करना है. इससे क्या होगा कि जैसे वक्त के साथ साथ जैसे आईटी या टेक्नोलॉजी कह लें कि पेस अप कर रही है, पेस उसकी फास्ट हो रही है, वो ग्रो कर रही है, तो इसी तरह की जितनी इन्फॉर्मेशन हमारी ज़्यादा हो रही है, हम जितना इंटरनेट से लिंक्ड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उतनी ही इंट्रूजन के, हैक्स के जो हैं वो चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं. ठीक है. तो आपने क्या करना है कि जो आपका अवेयरनेस प्रोग्राम का कंटेंट है, जो ट्रेनिंग का कंटेंट है, उसको फ्रीक्वेंटली आपने अपडेट भी करना है ताकि वो रीसेंट हैक्स और रीसेंट थ्रेट्स के साथ जो है वो मीट कर सके और उसके पास जो है वो सोल्यूशंस हों हर चीज़ के. ये ना हो कि वो इतना ऑब्सोलीट और आउटडेटेड हो और थ्रेट्स नए नए जो है वो डिस्कवर होते जाएँ. ठीक है. फिर नेक्स्ट इसी की डिस्कशन को जो है वो हमने कंटिन्यू करना है और यहाँ पे आपके पास आ जाता है लेक्चर 182. यहाँ पे वही स्लाइड्स रिपीट हो रही हैं. अच्छा, वो वर्क फोर्स को जो है वो आपने ट्रेन करना है ऑन सिक्योर ऑथेंटिकेशन ताकि ट्रेन वर्क फोर्स मेंबर्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इनेबलिंग एंड यूटिलाइजिंग सिक्योर ऑथेंटिकेशन. कि आपने इस कंट्रोल के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है कि जो भी आपके वर्क फोर्स मेंबर्स हैं, जो भी आपका स्टाफ है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं,
उनको आपने ट्रेन करना है और उनको इस बात की इंपॉर्टेंस बतानी है कि वो सिक्योर ऑथेंटिकेशन अगर यूज़ करेंगे और इनेबल करेंगे तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और अगर वो इनसिक्योर ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान है। ठीक है, फिर आपने अपनी वर्कफोर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को। और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में आपके पास फ़िशिंग की वजह से स्पैम ईमेल्स वगैरह या कोई इस तरह के इलीगल यूज़र्स आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं वो, फिर फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से जो स्कैम्स हो जाते हैं वो, और उसके अलावा इम्पर्सनेशन कॉल्स ये होते हैं कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्रस्टेड पार्टीज़ हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैज़ या टेलीनॉर इस तरह की किसी सिम या सर्विस प्रोवाइडर के यूज़र हैं, ठीक है, तो अगर आपको उनकी कॉल या उनकी तरफ से ही उनके नाम पे कोई मैसेज आता है या कॉल आती है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल जैज़ की जो वेरिफिकेशन है वो ख़त्म होने वाली है, तो आप दोबारा जो है वो फ्रेंचाइज़ में आके एक्टिवेट कराएं। ठीक है, सो क्या होगा कि आप क्योंकि वो सर्विस यूज़ कर रहे हैं, वो नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है कि हाँ, जैज़ की तरफ से या टेलीनॉर या वट एवर द सेम इट इज़ कि जो भी मैसेज आ रहा है वो ऑथेंटिकेटेड है और आपने उस पर एक्शन लेना है। तो इम्पर्सनेशन कॉल्स यही होती हैं कि हम जिन चीज़ों पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, हैकर जो होते हैं वो वही बन के जो है वो आपको डॉज करते हैं या फ्रॉड कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमने ये भी मेक श्योर करना है कि जो हमारी वर्क फोर्स है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टाफ है, उसको इस बात की अवेयरनेस हो कि इम्पर्सनेशन कॉल्स और ऑथेंटिक कॉल्स में उसने कैसे जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि वर्क फोर्स को ट्रेन करना है कि सेंसिटिव या क्रिटिकल जो डेटा है उसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है, और उसको प्रॉपर्ली स्टोर कैसे करना है, उसको दूसरे एंड पे अगर ट्रांसफ़र करना है तो वो आपने कैसे सिक्योर करना है, अगर कहीं आर्काइव्स उसके क्रिएट करने हैं, कहीं उसको हिडन वे में आपने कोई कीज़ या हैशिंग फंक्शन लगा के उसको सीक्रेट करना है, तो वो आप कैसे उसको मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं। या फिर अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अब आपके काम की नहीं रही, थोड़ी आउटडेटेड हो गई है और आपने उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो वो कैसे करना है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस आपने देनी है किसको, अपनी वर्क फोर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को। इसी तरह आपने अपने वर्क फोर्स को जो है वो ट्रेन करना है उन कॉजेज़ ऑफ अनइंटेंशनल डेटा एक्सपोजर। अब आपने क्या करना है कि आपने जो भी आपकी टीम मेंबर्स हैं, जो भी आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको जो है वो आपने ट्रेन करना है और उन्हें इस बात से अवेयर करना है कि जो अनइंटेंशनल डेटा एक्सपोजर्स होते हैं उनके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। अब अनइंटेंशनल वो होते हैं और एक इंटेंशनल। अनइंटेंशनल ये हैं कि अगर कोई कंपनी है और उसमें कोई यूज़र जो है वो किसी थर्ड पार्टी या किसी और ओपोनेंट से, किसी जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके साथ जो है वो मिला हुआ है, ठीक है, तो वो इंटेंशनली डेटा जो है वो लीक करेगा। ठीक है, अपने सेंसेस में रहते हुए कह लें कि डेटा जो है वो लीक करेगा। अनइंटेंशनल वो होता है कि आपका मोबाइल स्नैच हो गया या आपका लैपटॉप स्नैच हो गया और उसमें आपकी कंपनी का सेंसिटिव डेटा था। ठीक है, या इसी तरह ईमेलिंग द रॉन्ग पर्सन ड्यू टू ऑटो कंप्लीट इन ईमेल। तो अक्सर वो जैसे कीपैड्स या कीबोर्ड्स जो होते हैं, जो आपके मोबाइल के कीपैड्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो ऑटो करेक्शन हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके सिस्टम में कोई ऑटो कंप्लीट इनेबल हुआ है तो क्या होगा कि हम फॉर एग्जांपल पहला अल्फ़ाबेट टाइप करें और नीचे सजेशंस में से किसी भी रॉन्ग पर्सन को वो ईमेल खुद से ऑटो कंप्लीट होके जो है वो खुद से डिलीवर हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपने वर्क फोर्स को इससे भी ट्रेन करना है कि अनइंटेंशनल, जो हम असल में चाह नहीं रहे होते, हमारा इरादा नहीं होता, फिर भी डेटा हमारा एक्सपोज हो जाता है कंपनी का, इन चीज़ों की वजूहत और कॉजेज़ के बारे में भी आपने गाइड करना है उन्हें। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है कि आपने वर्क फोर्स मेम्बर्स को ट्रेन करना है कि जो इंसिडेंट्स, जो डेटा हैक्स, जो डेटा ब्रीचेस हो जाते हैं, सिक्योरिटी ब्रीचेस हो जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनको पता कैसे लगाना है और एट द वेरी एंड उनको रिपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, फिर 183 पे आपके पास जो है वो कंट्रोल नंबर 18 आ जाता है, विच इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी में सेकंड आपके पास बन रहा है। यहाँ पे देखें, ये एंटिटी है और ये भी एंटिटी है। कंप्यूटिंग सिस्टम्स, जो मैंने आपको बताया था कि एक तो वर्कफोर्स मेंबर्स होते हैं ना, जो आपको एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपके स्टाफ होते हैं, और एक ये आपके पास है रिपोर्टिंग सिस्टम। तो हम ये दोनों चीज़ें, दोनों एंटिटीज़ आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं। सिक्योर कोडिंग स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन प्लान्स, कोड एनालिसिस सिस्टम एंड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स, इनको हमने आगे देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपने इस्टेब्लिश करनी है। अच्छा, अब देखें कंट्रोल का क्या नाम है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के हम अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटिंग सिस्टम्स में जो भी सॉफ्टवेयर कह लें कि यूज़ कर रहे हैं, उनको हमने मज़ीद कैसे सिक्योर बनाना है। ठीक है, तो वो इस तरह सिक्योर बनाना है कि आपने कोडिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो सिक्योर रखनी है कि सिर्फ जो रेलिवेंट प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स होते हैं वही उसको अंडरस्टैंड कर सकें। फिर उसके बाद आपने इंश्योर करना है कि एक्सप्लिसिट एरर चेकिंग इज़ परफॉर्म्ड फॉर ऑल इन हाउस
डेवलप्ड सॉफ्टवेयर कि अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसकी डेवलपमेंट कंपनी के अंदर ही की जा रही है, फिर भी आपने कोई एक्सटर्नल मीडियम यूज़ करके उसमें एरर चेकिंग करनी है। एग्ज़ाम्पल ले लें कि मैं एक ऐसे लिख रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं ऐसे लिखूँ और उसको 10 बार फॉर एग्ज़ाम्पल खुद ही रिपीट कर लूँ, ये देखने के लिए कि मैं जो है वो चेक कर रही हूँ या रिव्यू कर रही हूँ कि इसमें कोई एरर ना निकल आए। लेकिन यही मेरा ऐसे जो है वो कोई सेकंड पर्सन अगर चेक करेगा तो होपफुली या मोस्ट प्रोबेबली उसको ज़्यादा मिस्टेक्स या वो बेटर वे में उसको एनालाइज कर सकेगा कि कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ पे नहीं। तो कहने का मकसद है कि आपके अपने ही सॉफ्टवेयर हाउस ने, अपने ही सिस्टम ने, अपने ही नेटवर्क ने जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है उसको भी आपने एक्सप्लिसिट एरर चेकिंग से गुजारना है कि बाहर वाली किसी थर्ड पार्टी की हेल्प से आपने उसमें एरर चेकिंग जो है वो परफॉर्म करनी है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है कि आपने वेरीफाई करना है कि जो एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो स्टिल सपोर्ट कर रहा है, नहीं लाइक आपने अगर किसी थर्ड पार्टी से, किसी वेंडर से सॉफ्टवेयर यूज़ किया है और इंटीग्रेट किया है अपने सिस्टम में, तो फिर आपने अगेन मेक श्योर करना है कि जो पहले से सॉफ्टवेयर था वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, वो वेल इंटीग्रेट हो गया, उसमें एडजस्ट हो गया कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ अप टू डेट और ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज़ के जो कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ करना है, ठीक है। अब अपनी सॉफ्टवेयर की जो आपका पूरा एक SDLC होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें आपने सिर्फ उन्हीं पार्टीज़ और उन्हीं यूज़र्स और उन्हीं क्लाइंट्स के कंपोनेंट्स को आपने अपने सिस्टम में लाना है और इंटीग्रेट करना है जो अप टू डेट भी हों और जिन पे ट्रस्ट भी किया जा सके, जो वाइट लिस्ट में कह लें कि इंक्लूडेड हों, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास आ जाता है लेक्चर नंबर 184 और यहाँ पे देखें उसी की डिस्कशन को हमने कंटिन्यू करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की। और यहाँ पे वो कह रहे हैं यूज़ ओनली स्टैंडर्डाइज्ड एंड एक्सटेंसिवली रिव्यूड इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स क्यों चाहिए होते हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो आपने इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स यूज़ करने हैं, आपने मेक श्योर करना है कि वो स्टैंडर्डाइज्ड हों, लाइक रूल्स और रेगुलेशंस के की अकॉर्डेंस में हों, और जो एक्सटेंसिवली रिव्यूड हैं, जिन पे बार बार रिव्यू जो है वो कैरी आउट किया जा चुका हो। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे तो एट द वेरी एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आपके पास चांसेस के और सिक्योरिटी होल्स और एक्सप्लॉइट्स और वल्नरेबिलिटीज़ के चांसेस कम होंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है कि इंश्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर्सनल एंड आर ट्रेंड इन सिक्योर कोडिंग, कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, जो डेवलपर्स का डिपार्टमेंट है, उसमें जो सारे पर्सनल्स हैं, जो सारा स्टाफ है, उसको ट्रेन किया जाए कि वो सिक्योर वे में कोडिंग उनको करनी आती हो, ठीक है, और वो सिक्योरली जो है वो कोड को राइट कर सकें अपने पर्टिकुलर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रहते हुए। फिर आ जाते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक कोडिंग एनालिसिस टूल जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं, और वो ये मेक श्योर करेंगे कि जो आपकी कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं आया वो सिक्योर हैं या नहीं, और वो अपने आपके जो डेवलपमेंटल सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है उसकी कंप्लाइंस में, उसके अकॉर्डेंस में है या नहीं। फिर आपने एक ऐसा प्रोसेस इस्टेब्लिश करना है जो एक्सेप्ट करे और एड्रेस करे रिपोर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़। अब क्योंकि हर जो भी IT से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी आपका प्रोसेस है उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं वल्नरेबिलिटीज़ के, सिक्योरिटी होल्स के। तो कहने का मकसद है कि आपने एक ऐसा प्रोसेस इस्टेब्लिश करना है जो रिपोर्ट लाइक जो भी सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, थ्रेट्स वगैरह, उन सबको बेटर वे में एड्रेस कर सके, उनको उनको रिजॉल्व कर सके और उनको एक्सेप्ट भी करे, मतलब ठीक है, और उसके बाद उनको एड्रेस भी करे, लाइक उनका सोल्यूशन जो है वो भी प्रोवाइड करे और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करे, ठीक है। फिर अब हमारे पास आ जाता है कंट्रोल नंबर 18 की ही डिस्कशन को कंटिन्यू करना है, और ये थर्ड आपके पास स्लाइड है, थर्ड मॉड्यूल है, ठीक है। ये कुछ एक दो स्लाइड्स और उसमें रिपीट ही होती हैं सेम सिक्योरिटी कंट्रोल में। आपने प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को जो है वो सेपरेट रखना है, जैसे आइसोलेटेड रूम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अब कोविड वाला जो सीन था उसमें जो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनको एक अलग कह लें कि ICUs में या अलग वार्ड्स में शिफ्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो इसी तरह ताकि वो बाकियों को इफ़ेक्ट ना करें, इसी तरह आपने प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को सेपरेट रखना है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है उसमें अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज़ के चांसेस होते हैं, उनको अलग लेवल पे सिक्योर किया जाना चाहिए होता है, और इस तरह नॉन प्रोडक्शन की अलग डिमांड्स होती हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों को थोड़ा सा अलग रखना है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपने डिप्लॉय करना है, यूज़ करना है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स को, और ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स इंस्पेक्ट करेंगी, एनालाइज़ करेंगी क्या कि जो आपकी वेब एप्लीकेशंस हैं उसमें जो ट्रैफिक फ़्लो हो रही है वो सिक्योर मीडियम से हो रही है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो वेब यानी कि कह लेंगे इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर रही, तो आपने फिर ऐसे स्पेसिफिक एप्लीकेशन फायरवॉल्स यूज़ करने हैं, डिप्लॉय करने हैं जो उस एप्लीकेशन को सपोर्ट करती हो, या एप्लीकेशन उन टूल्स को सपोर्ट करती हो। और इसी तरह से अब वो कह रहा है कि अगर तो ट्रैफिक इनक्रिप्टेड होगी तो डिवाइस शुड इधर सेट बिहाइंड द इनक्रिप्शन और बी केपेबल ऑफ डिक्रिप्टिंग द ट्रैफिक प्रायर टू एनालिसिस। तो जैसे
आई थिंक सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरह कह लें कि फॉर एग्जांपल ये हमने करना होता है कि एक मेन एनालिसिस का एक चैनल है, ठीक है, स्ट्रीम है, तो उससे पहले जो है उससे एक स्टेप पीछे जो है वो आपने चैनल को या उस पूरे डेटा को डिक्रिप्ट करके देखना होता है और ये मेक श्योर करना होता है कि जो सेंडर ने डेटा सेंड किया था, रिसीवर ने डिटो जो है वो वही रिसीव किया या नहीं, ठीक है। उसके अलावा अब वो कह रहा है कि या दो उसने ऑप्शंस बता दी ना कि या तो वेब बेस्ड हैं तो आपने वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स डाउनलोड करने हैं और डिप्लॉय करने हैं, और अगर वो वेब बेस्ड नहीं हैं तो आपने ऐसे टूल्स यूज़ करने हैं जो इन एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर रहे हो या एप्लीकेशंस कह लें कि जिनको सपोर्ट कर रही हो, ठीक है। अब अगर ये दोनों चीज़ें ही वैलिड नहीं हैं तो फिर आपने क्या करना है, इफ़ नीदर ऑप्शन इज़ अप्रोप्रिएट, अ होस्ट बेस्ड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल शुड बी डिप्लॉयड, और ये आपने शॉर्ट के लिए तैयार कर लेना, ठीक है, कि अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपने होस्ट बेस्ड फायरवॉल जो है वो यूज़ कर लेना। Well, the last slide of this particular topic is use standard hardening configuration templates for databases, कि ऐसी एप्लीकेशंस जो किसी डेटाबेस पे किसी स्कीमा पे रिलाई कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं, उनके लिए आपने स्टैंडर्ड हार्डनिंग टेम्पलेट्स हैं वो यूज़ करनी है। इसी तरह वो सारे सिस्टम्स जो क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस का पार्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव बिजनेस प्रोसेस का पार्ट हैं, उन पे भी जो है वो टेस्टिंग कैरी आउट की जानी चाहिए इन ऑर्डर टू नो द सिक्योरिटी होल्स एंड एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रोल नंबर 19 आ जाता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट। इंसिडेंट आपकी सिक्योरिटी ब्रीचेस लगा लें या जो सिक्योरिटी हैक्स होते हैं उससे रिलेटेड ये कंट्रोल है, और ये सेकंड लास्ट कंट्रोल है आपका ओवरऑल, और इसी तरह सेकंड लास्ट कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी में। अभी आपके पास ईयर डायग्राम में देखें वर्क फोर्स मेंबर्स क्या हैं, ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। ये अलर्टिंग सिस्टम है और ये कैसे आपस में जो है वो कम्युनिकेट करें, रिलेटेड कैसे हैं थर्ड पार्टी अथॉरिटीज़ के ज़रिए से और इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान्स के ज़रिए से, ठीक है। जो तो थर्ड पार्टी मैनेजमेंट या अथॉरिटीज़ हैं, कह लें कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक्सप्लिसिटली जो है वो भी आपने एरर चेकिंग करनी है, तो इसी तरह जो कुछ थर्ड पार्टीज़ जो आपके सिस्टम से किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड होती हैं लेकिन बज़ाहिर वो नेटवर्क का पार्ट नहीं होती, उनको आपने इंसिडेंट रिस्पॉन्स में कैसे इन्फॉर्म करना है और उसके अलावा इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान्स का क्या करना है, ये ईआर डायग्राम आपको बता रही है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट करना है इंसिडेंट रिस्पॉन्स के प्रोसीजर्स को, कि अगर छोटी सी एग्जांपल है कि कोई हॉस्पिटल है और उसमें कोई कह लें कि फायर वाला कोई इंसिडेंट हो जाता है, फायर इंसिडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, ठीक है, तो वो एक इंसिडेंट है और उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा कि कौन कौन से जो है वो आपके सेफ जोन्स हैं, आपने किन किन ग्राउंड्स में जाना है, फिर कहाँ से वार्निंग वाली बेल्स होंगी, ठीक है। तो मतलब पूरा एक प्रोसीजर जो है उसको आपने डॉक्यूमेंट कर लेना। ये मैंने आपको हॉस्पिटल की एग्जांपल दी है, लेकिन लाइक आईटी डिपार्टमेंट में ये थोड़ी अलग तरह के हो सकते हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, कोई अकाउंट्स हैक हो गए हैं, तो आपने किस किस लेवल पे किस किस को कब कब जो है वो इन्फॉर्म करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए आपने बाकायदा जॉब टाइटल्स असाइन करने हैं और ड्यूटीज़ लोगों की असाइन करनी है ताकि बेटर वे में जो है वो ट्रैक किया जा सके सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को, ठीक है। फिर डेजिग्नेट मैनेजमेंट पर्सनल टू सपोर्ट इंसिडेंट हैंडलिंग। अब जो आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसके कुछ एम्प्लॉयज़ की आपने जो है वो ड्यूटी असाइन कर देनी है कि जो भी इंसिडेंट हैंडलिंग का प्रोसीजर चल रहा होगा उसमें आपने जो है वो एक बैकअप या सपोर्ट जो है वो उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, या की डिसीजंस लेने हैं। इन की डिसीजंस मीन्स कोई भी आपके इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल जो डिसीजंस होते हैं वो। फिर डिवाइस ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्टैंडर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स के, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, तो उसमें एक तरह के इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए और उसको कोप अप करने के लिए, उसके साथ डील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि हर ब्रांच और हर कैंपस जो है वो एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। अच्छा, अब फिर आ जाता है 187। अगेन ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट की ही डिस्कशन को हमने कंटिन्यू करना है, 2 स्लाइड ये रिपीट होती हैं हर बार। मेंटेन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर रिपोर्टिंग सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, कि अब जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं उनका जो है वो आपने, और अगर आपको याद हो यहाँ पे देखें ये हमने थर्ड पार्टी होता है अथॉरिटीज़ हमने देखी थी ना ईआर डायग्राम में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेटवर्क में समटाइम्स क्या होता है कि बज़ाहिर हमारे नेटवर्क का वो पार्टी पार्ट नहीं होती, लेकिन उस कह लें कि वो स्टेक होल्डर होती है या उस कोई बिज़नेस शेयर्स होते हैं उसके, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रही होती है सिक्योरिटी ब्रीच और सिक्योरिटी हैक्स और अटैक्स और इंसिडेंट से, ठीक है। तो आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंटेन रखनी है कि इन केस अगर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाता है तो आपने किस किस को जो है वो इन्फॉर्म करना है। इसमें आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं जो लॉ को इन्फोर्स कर रही होती हैं। इसी तरह रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या वेंडर्स जो थर्ड पार्टी सप्लायर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है।
फिर आपने उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करना है रिगार्डिंग रिपोर्टिंग कंप्यूटर एनोमलीज़ एंड इंसिडेंट्स के जो भी एनोमलीज़ और इरेगुलर और इरेलीवेंट बिहेवियर्स और इंसिडेंट्स हैं उनकी फाइंडिंग्स और उनकी कैलकुलेशंस और एनालिसिस को आपने पब्लिश भी करना है, ठीक है, ताकि हर कोई जो है वो उसको बेटर वे में रीड कर सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे अपने रूल्स के साथ जो है उसको बेटर वे में इंटीग्रेट कर सके। फिर आपके पास आ जाता है कि आपने पीरियोडिक इंसिडेंट सिनेरियो सेशंस जो हैं वो पर्सनल के लिए कैरी आउट करने हैं। लाइक आपने वक्तन फ़वक्तन लाइक आफ्टर एवरी 3 मंथ्स फॉर एग्जांपल आपने एक पीरियोडिक सेशन रख लेना है इंसिडेंट सिनेरियो का, कि आपने लाइक इम्पर्सनेट करके दिखाना है कि अगर इस तरह वाला हैक होता है सिक्योरिटी ब्रीच तो ये इसको इन्फॉर्म करेगा, और मतलब वो कह लें कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो या रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपने करके दिखानी है कि ऐसे ऐसे आपने रिएक्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम अपने पर्सनल और अपने जो की मेंबर्स या जो आपका स्टाफ होता है उसको अगर हम इस तरह से बार बार ट्रेन करें तो इससे क्या होगा कि हम बेटर वे में इंसिडेंट्स के साथ डील कर सकेंगे, ठीक है। एक्सरसाइजेस शुड टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल्स, डिसीजन मेकिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ यूजिंग टूल्स एंड डेटा अवेलेबल टू देम। तो उस वक्त जो भी आपके पास टूल्स और डेटा अवेलेबल है उन्हीं को यूज़ करके आपने जो है वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्रिएट करना है और अपने टीम मेंबर्स को गाइड करना है। फिर लास्ट स्लाइड यहाँ पे आपके पास आ जाती है कि आपने क्रिएट करना है इंसिडेंट स्कोरिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन स्कीमा, कि आपने एक स्कोरिंग चार्ट बना लेना है कि ये इंसिडेंट्स हैं और इनका ये स्कोरिंग सिस्टम है, ये इनकी क्रिटिकलिटी है कि ये इंसिडेंट सबसे ज़्यादा रिस्की है, फिर ये उससे थोड़ा कम उससे थोड़ा कम, और उसी वे में फिर क्या होगा कि ये जो स्कोर्स हैं हम उनको लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटस अपडेट्स के जो सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स रिस्की होंगे, जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल और क्रिटिकल होंगे, उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट किया जाएगा, मतलब उसके हिसाब से अपने सिस्टम को ज़्यादा अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है 188। यहाँ पे देखें पेनिट्रेशन टेस्टिंग और रेड टीम एक्सरसाइजेज करनी है। अब ये कंट्रोल नंबर 20 है विच इज़ द लास्ट बेंचमार्क और कंट्रोल, ठीक है, सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी में। अब यहाँ पे ये ER डायग्राम है, यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टर्स और पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्लान्स, ये आपके पास दो तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम और वर्कफोर्स मेंबर्स को, ठीक है। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये होती है फॉर एग्जांपल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसको एथिकल हैकिंग भी कहते हैं, कि जो डेवलपर होता है वो अपने सिस्टम को हैक करके देखता है कि अगर मेरी जगह कोई हैकर हैक करेगा तो उसको कौन कौन से वीक एरियाज सबसे पहले मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह रेड टीम और ब्लू टीम्स होती हैं। रेड टीम ये होती है कि लाइक रेड टीम भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग से काफ़ी मिलती जुलती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो है कह लेंगे जो आपके डेवलपर्स ही हैं टीम के, वो इम्पर्सनेट करके देखते हैं कि वो ख़ुद से ही अपना सिस्टम हैक करेंगे, और इससे हमें क्या पता चलता है, हम बेटर वे में सिक्योरिटी होल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेड टीम ब्लू टीम रेड टीम और ब्लू टीम ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके सिलेबस में जो है वो रेड टीम ही है। तो रेड टीम इज़ अ मतलब ये होती है एथिकल टीम ही है, आपके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का पार्ट ही होती है, लेकिन ये सिस्टम को हैक करती है इन ऑर्डर टू चेक कि क्या क्या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। अब आपने पहला स्टेप ये करना है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोग्राम जो है वो इस्टेब्लिश करना है, जिसमें ब्लेंडेड अटैक्स का फुल स्कोप होना चाहिए। ब्लेंडेड अटैक्स जो है वो एक मिक्सचर होता है अटैक्स का, जिसमें कुछ वायरलेस एप्लीकेशन अटैक्स आ जाते हैं, कुछ क्लाइंट बेस्ड अटैक्स आ जाते हैं, और इसी तरह कुछ वेब एप्लीकेशन अटैक्स। तो आपने एक पूरा प्रोग्राम जो है हर नीड को बेटर वे में कैटर कर रहा हो तो उसको जो है वो आपने इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कंडक्ट रेगुलर एक्सटर्नल एंड इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट्स थे, इसी तरह आपने एक्सटर्नल और इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग को भी कंडक्ट करना है रेगुलर बेसिस पे। देन आपने पीरियोडिक रेड टीम एक्सरसाइजेस को कैरी आउट करना है। इससे हमें पता चलेगा कि जो भी अटैक्स हैं उनको हम बेटर वे में आइडेंटिफाई कर सकेंगे और अल्टीमेटली उनको कोप अप कर सकेंगे, उनका डील कर सकेंगे, स्टॉप कर सकेंगे, ठीक है। फिर आपके पास जाता है इंक्लूड टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ अनप्रोटेक्टेड सिस्टम इन्फॉर्मेशन एंड आर्टिफैक्ट्स। अब आपने अपने सिस्टम पे जो है वो इस तरह की टेस्टिंग कैरी आउट करनी है जिससे हमें ये पता चल सके कि आपके सिस्टम में इस तरह की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से पीसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं जो अनप्रोटेक्टेड हैं और जिन पे अभी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स लगाने की ज़रूरत है। इसमें कुछ ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स और टेस्ट रिपोर्ट्स और स्कैन रिपोर्ट्स जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं। इसी तरह पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड रेड टीम एक्सरसाइजेस को अगर हम कंटिन्यू करें तो वो कह रहे हैं कि एक टेस्ट बेड आपने क्रिएट करना है फॉर एलिमेंट्स नॉट टिपिकली टेस्टेड इन प्रोडक्शन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोडक्शन और
नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को जो है वो आपस में आपने अलग अलग करना है, आइसोलेट करना है। इसी तरह जो चीज़ें या जो कंपोनेंट्स या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कह लें कि जो जो सॉफ्टवेयर आमतौर पर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में टेस्ट नहीं की जाती, उनके लिए भी आपने एक अलग से टेस्ट बेड क्रिएट करना है, एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और वहाँ पे उन एलिमेंट्स के लिए ड्राई रन करवाने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें क्रिएट अ टेस्ट बेड दैट मिमिक्स अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट फॉर स्पेसिफिक पेनिट्रेशन टेस्ट, कि कुछ पेनिट्रेशन टेस्ट और कुछ रेड टीम अटैक्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में टेस्ट नहीं किए जाते, तो आपने एक टेस्ट बेड क्रिएट करना है जो मिमिक करे, कॉपी करे उसी तरह के प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को। ठीक है, फिर आपने वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग को यूज़ करना है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स को यूज़ करना है इन कॉन्सर्ट। ये आपके पास टूल होता है और जिसकी वजह से हम क्या करेंगे कि जो भी आपका रिज़ल्ट आपको मिलेंगे ये लाइक वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स को यूज़ करके जो भी आपको स्कैन रिपोर्ट मिलेगी उसको आपने स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे यूज़ करना है और उसकी हेल्प से आपने आगे आगे जो है वो मज़ीद टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग को कैरी आउट करना है और अल्टीमेटली आपका सिस्टम जो है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने इंश्योर करना है कि रिजल्ट फ्रॉम पेनिट्रेशन टेस्ट आर डॉक्यूमेंटेड यूजिंग ओपन मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस एंड स्टैंडर्ड्स, के आपने जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और रेड टीम एक्सरसाइजेज तो कैरी आउट कर ली। फिर अब आपने जो भी उनके रिज़ल्ट, जो भी आपको नताइज मिले, उनको आपने डॉक्यूमेंट करना है, रिटन वे में आप रिटन फॉर्म में लेके आना है। किसकी हेल्प से? यूजिंग ओपन मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड्स, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे स्कैप या इस तरह का कोई भी टूल जिसको हर एंड यूज़र, हर न्यू पर्सन जो है वो इजीली उसको यूज़ भी कर सकेगा और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकेगा। ठीक है, और ओवर टाइम जो है वो उनको कंपेयर भी करना है ताकि हम बेटर वे में डिफरेंशिएट निकाल सकें और एनालाइज कर सकें। फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है और मोनिटर करना है ऐसे अकाउंट्स को जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के साथ जो है वो अटैच्ड हैं, एसोसिएटेड हैं और लेजिटिमेट पर्पसेस लाइक लीगल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे हैं। और अगर जब टेस्टिंग ओवर हो जाएगी तो आपने उन सब अकाउंट्स को जो है वो रिमूव कर देना है या फिर वापस से जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग पे लेके आ जाना है। इस वीडियो का लास्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है 190। इसमें हमने बात करनी है कि आईटी गवर्नेंस असल में आपके पास है क्या। देखें, आईटी गवर्नेंस का मेन गोल ये होता है टू मेक श्योर कि जो हम आईटी के फील्ड में, आईटी डिपार्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, इफ़ इट इज़ वर्थ इट और नॉट। ठीक है, मतलब लगानी चाहिए या नहीं। और उसके अलावा दूसरा ये कि वो बिज़नेस वैल्यू जनरेट करे कि हमने आईटी डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट तो किया है, हमें उससे कोई फ़ायदा भी हो। ठीक है, और फिर आपने मिटिगेट करना है, रिस्क्स को कम करना है, रिड्यूस करना है जो आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। और इनको सिंपली पुट लाइक इसको इजी वर्ड्स में अगर हम डिस्क्राइब करें, इट्स पुटिंग स्ट्रक्चर अराउंड ऑर्गेनाइजेशंस, हाउ ऑर्गेनाइजेशंस अलाइन आईटी स्ट्रेटजी विद बिजनेस स्ट्रेटजी, के जो बिज़नेस स्ट्रेटजी या लाइक बिज़नेस में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपके पास आईटी है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आईटी और बिज़नेस दोनों आपस में वेल अलाइंड हैं, कंप्लाइंट हैं एक दूसरे के नहीं। फिर आपने मेक श्योर करना है कि कंपनीज जो हैं वो अपने ट्रैक पे रहें और ट्रैक पे रहते अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद आईटी गवर्नेंस का एक गोल ये होता है कि इट मेक्स श्योर दैट ऑल द स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट आर टेकन इनटू अकाउंट, कि जो भी बिज़नेस पार्टनर्स कह लें, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका मतलब उनका जो गोल था कि उन्होंने आपके बिज़नेस में, आपके आईटी डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट किया, तो क्या उनके इंटरेस्ट्स को जो है वो लाइक कीप इन माइंड रखा जा रहा है या नहीं, उनके इंटरेस्ट्स को डील किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, उसके अलावा एंड दैट प्रोसेस प्रोवाइड मेजरेबल रिजल्ट्स, के जो भी प्रोसेस आप आईटी डिपार्टमेंट में कैरी आउट कर रहे हैं वो इस तरह के रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करें जिनको हम मेजर और एनालाइज कर सकें, कह लें इन अ सेंस जो टेंजिबल हों। ठीक है, फिर आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सके। और वो कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपका आईटी डिपार्टमेंट ओवरऑल कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स चाहिए और कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, और आईटी जो है वो बिज़नेस को इन्वेस्टमेंट के तौर पे वापस क्या दे रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट तो हो गई, अब उसको इन रिटर्न वो कुछ दे रहा है या नहीं, क्या उसका प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस जा रहा है। ठीक है, अब कुछ फ्रेमवर्क्स, कुछ स्टैंडर्ड्स जो आईटी गवर्नेंस को कवर करते हैं। आईएसओ, इसको हम मिड टर्म्स में देख चुके हैं। फिर आईटीआईएल, ये होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। ठीक है, फिर है कोबिट। कोबिट का एमसीक्यू लाइक एमसीक्यूज़ के लिए भी और शॉर्ट के लिए आपने अच्छे से देख लेना है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ये इसका एब्रीविएशन है। और यहाँ पे देखें कोबिट 5 के जो 5 रूल्स हैं या मतलब रेगुलेशंस हैं, वैल्यू डिलीवरी, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब कोबिट बेसिकली क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है जो हेल्प करता है इंटरप्राइजेज और ऑर्गेनाइजेशंस को
किस चीज़ के लिए हेल्प करता है कि वो क्रिएट कर सकें, क्या क्रिएट कर सकें, ऑप्टिमल वैल्यू लाइक एक अप्रोप्रिएट, एक मुनासिब, एक बेहतरीन वैल्यू जनरेट कर सकें आईटी डिपार्टमेंट से। और ये कोविड 5 करता तो ये है, लेकिन करता कैसे है, ये बैलेंस मेंटेन करके करता है। और बैलेंस किस चीज़ का, बिटवीन रियलाइजिंग बेनिफिट्स एंड ऑप्टिमाइजिंग द रिस्क लेवल्स एंड रिसोर्स यूज़ के क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप कोई चीज़ फॉर एग्जांपल फ्रेमवर्क में कैरी आउट करते हैं, और क्या उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है, और कौन कौन से रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, उनको कितना यूज़ करना है, कितना बचाना है एंड ऑल दैट स्टफ। तो कोविड 5 जो है ओवरऑल 5 रूल्स एंड रेगुलेशंस की कलेक्शन है जो इंटरप्राइजेज़ को हेल्प करती है कि वो आईटी डिपार्टमेंट से मैक्सिमम वैल्यू जनरेट कर सकें, और वो रिस्क्स और बेनिफिट्स के दरमियान में एक स्टैंडर्ड या बैलेंस भी जो है वो ट्रेड ऑफ क्रिएट करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें अगर कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन हो so you can always drop a comment, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon, till then, Khuda Hafiz.